अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और क्रिकेट जुनू में एक मरतबा से फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मुकाबले जारी। क्रिकेट एक बड़ा दिलचस्प खेल है। अगर आप देखते हैं कि दीगर जितने भी खेलों से जो चीज़ इसको मुमताज़ करती है वो ये है कि इसमें आखिरी गेंद फेंके जाने तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम फाते होगी और कौन सी टीम शिकस्त खा जाएगी। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं जो दूसरी टीम गेम्स हैं, फुटबॉल को, हॉकी को, रग्बी को, तो उनमें मैच से पहले भी बहुत सारी ऐसे अंदाज़े हैं जो लगाए जा सकते हैं और वो अक्सर व बेशतर दुरुस्त साबित होते हैं। लेकिन क्रिकेट के बारे में जो इसकी खूबसूरती है और दिलचस्पी है वो यही है कि यहाँ पर कमज़ोर टीम ताकतवर टीम को भी हरा देती है, जबकि मैच से पहले लोग ताकतवर टीम की जीत की तवक्को कर रहे होते हैं। और फिर दूसरा ये कि ये ज़रा मुश्किल गेम है, निस्बतन दूसरी खेलों से मुश्किल है। इसमें पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए कई बड़ी बड़ी टीमों को कई दहाइयाँ लगनी, बरसों लग गए तो जाके एक टेस्ट मैच में कामयाबी नसीब हुई। और ये इतना महंगा, इतना गहरा और मुश्किल खेल है कि इस खेल के अजीम तर बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन जब रिटायर्ड हुए तो उनसे पूछा गया कि आपकी आंखों में आंसू हैं, इसकी वजह क्या है? आप दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाज तस्वुर किए जाते हैं, आपने तमाम बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं, तो क्या वजह है कि आप भी नम आंखों के साथ खेल के मैदान से रुखसत हो रहे हैं? तो ब्रैडमैन ने कहा था कि जो अल्फाज उन्होंने कहे वो तारीख का हिस्सा है कि जब खेलने की उम्र समझ आई है तो उम्र गुजर गई है, जब खेलने की समझ आई है, खेल की समझ आई है तो खेलने की उम्र गुजर गई है। ये इस खेल की गहराई के बारे में सर डॉन ब्रैडमैन के ख्यालात हैं। डेनिस कॉम्पटन ये कहते हैं कि ये खेल नहीं है, ये दो मुल्कों की जंग है। और जंग जब दो मुल्कें खेल के मैदान में आमने सामने होती हैं और अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो ये नहीं कहा जाता कि इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दिया, कहा जाता है कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चित कर दिया। इसी तरह से जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराता है तो यही कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने चारों शाने चित कर दिया इंग्लैंड को। तो ये दो मुल्कों की जंग तस्वर किया जाता है इसको। इसलिए इस खेल की जो फिलॉसफी है, जेंटलमैन गेम भी इसको कहा जाता है। फिर मेरे जहन से एक और नाम निकल गया है, अजीम जंगजू थे, उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ये खेल जो अपनी उन्होंने जंगों में फतुहात हासिल की, तो उनसे ये पूछा गया कि आपने ये सारे हरबे कहाँ से सीखे? तो उन्होंने अपने स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड का नाम लिया कि मैंने ये वहाँ से ये तमाम चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से मुखालिफ पर हावी होना है, कब हमला करना है, कब आपने थोड़ी सी नरम पॉलिसी इख्तियार करनी है, कब आपने पूरे ज़ोर के साथ, जान के साथ, ताकत के साथ हमला करना है। तो ये वो क्रिकेट की इतनी शानदार तारीख़ है कि इसको पढ़ते जाएं और इससे सीखते जाएं। फिर ये एक ऐसा खेल है कि एक दिन आपको माउंट एवरेस्ट में बिठा देगा और दूसरे दिन आपको शादबाग के सीवरेज में फेंक देगा। इसी चीज़ों को देखते हुए अगर हम आगे चलते हैं तो आज भी क्रिकेट दुनिया में एक मकबूल खेल माना जाता है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें नई चीज़ें आ रही हैं, नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। कभी 5 रोज़ा क्रिकेट के बाद लोग ये समझते थे जब 1 रोज़ा क्रिकेट आई तो शायद 5 रोज़ा क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी या उसको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर इसी तरह से जब T20 क्रिकेट आई तो लोगों ने ये समझा कि शायद इससे टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये एक हुस्न है इस खेल का कि आज भी टेस्ट क्रिकेट को पसंद करने वाले अपनी जगह पर मौजूद हैं, आज भी वनडे क्रिकेट को पसंद करने वाले अपनी जगह पर मौजूद हैं, और आज भी लोग T20 क्रिकेट को, इन दोनों क्रिकेट से, हर तरह की क्रिकेट को अपने अपने अंदाज में एंजॉय करते हैं। तो वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के मुकाबले भारत में जारी हैं और वहाँ पर इस वक्त तक जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है, नताइज के एतबार से भी, प्लानिंग के एतबार से भी, इंडिविजुअल स्किल्स के हिसाब से भी, तो न्यूजीलैंड उसमें सबसे नुमाया नज़र आता है। भारत ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, वेस्ट इंडीज़ ने सबको हैरान किया है। आज न्यूजीलैंड ने एक और कामयाबी हासिल की है, इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच भी जारी है। आज के मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट भी ज़ेर बहस आएगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मेरी दाएं जानिब स्पोर्ट्स एंकर हुमायूं नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की ए टीम की सतह तक कामयाबी के साथ इन्होंने कोचिंग के फ़राइज़ में अंजाम दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े कामयाब कोच माने जाते हैं, शाहिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद साहब, किस तरह से देखते हैं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में? मैकलम के बाद वो ज़रा मुख्तलिफ रंग में नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी कोई कमज़ोर टीम तस्वर नहीं की जाती थी, डायमंड फ्लेमिंग के दौर में भी, लेकिन मैकलम के आने के बाद कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड की टीम में। शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले थोड़ा सा जो आपने इब्तदाई कलमात में क्रिकेट के बारे में बात की, तो मैं भी थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाड़ी रोक के बच्चों को कहा कि डोंट प्ले मार्बल्स, लेट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसकी तरफ राग़ब किया। फिर अल्लाह बख्शे डॉक्टर जफर साहब अक्सर कहते थे
कि जिसकी ज़िंदगी में क्रिकेट ने असर नहीं डाला तो उसकी वो उसको ऐसा क्रिकेटर ही नहीं, क्रिकेटर नहीं है, बिल्कुल ठीक क्रिकेटर है। ही नहीं। तो ये तो बड़ी डॉक्टर ज़बरदस्त साहब गेम है। मरहूम ने मुझे एक बात बताई, मैंने कहा जी कि कुछ लोग, कुछ प्लेयर्स आजकल जब वो मैच खेलने के लिए जाते हैं ना तो वो गाने सुनते हैं कि फोकस करने के लिए। वो कहते हैं वो क्रिकेटर ही नहीं है, जो क्रिकेटर स्टेडियम में दाखिल हो गया है, अंदर मैच चल रहा है, स्टेडियम में उसकी टीम मैच खेल रही है और उसको उस मैच से के अलावा किसी और चीज़ में उसकी तवज्जो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा क्रिकेटर ही नहीं है। एग्जैक्टली। क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट का मज़ा लेते हैं तो स्टेडियम में आपके सामने अगर मैच चल रहा है तो आपको यकसुई के लिए, तवज्जो के लिए और रिलैक्स होने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आपको एज ए क्रिकेटर जब आप, हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि रस्से के अंदर, जैसे ही आप बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी गेम में। उसमें कप्तान की अपनी थिंकिंग चल रही होती है। अगर वो किसी फील्डर को पॉइंट पे, फाइन लेग पे या शॉर्ट लेग पे भेजता है तो वो फील्डर अपनी उस पोजीशन में इन्वॉल्व रहता है कि वो उसको नहीं फिक्र होती कि जी कप्तान ने इसको चेंज क्यों कर दिया, उसको क्यों लगा दिया, वो अपनी गेम में इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, दूसरी आपने न्यूजीलैंड की बात की। देखिए, न्यूजीलैंड को आप मार्टिन क्रो के ज़माने से ज़रा देख लें ना कि बड़े क्रंच मैच में जाके अक्सर वो हारती रही। उनकी एक कहीं ना कहीं कोई कमी थी जो मैकलम ने आके इस 2020 क्रिकेट में उन्होंने एक ट्रेंड ही चेंज कर दिया। आपको खुद मालूम होगा कि मैकलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में तेज 3 सेंचुरी बना दी। और उससे दिलचस्प बात यह है कि वो उनके करियर का आखिरी मैच है। अगर हमारे यहाँ कोई आखिरी मैच में इस तरह की स्कोर करता तो वो अगले 10 साल के लिए टीम की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होता। एग्जैक्टली। तो न्यूजीलैंड ने तो ये टीम नहीं, वो तो दस्तयाब होता। उसमें देखें, मैं एक चीज़ तो इमरान भाई ये ज़रूर कहूँगा कि मीडिया भी इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी चीज़ में। अब शाहिद अफरीदी ने जो भी वहाँ परफॉर्मेंस किया, अब मीडिया ने ये जो दो उसकी फुटेज चला के दोबारा हीरो बनाने की कोशिश, तो ये मीडिया का भी एक किरदार है। हाँ जी, हालांकि उसको रोना नहीं, कौम रो रही है उसकी कारकर्दगी के ऊपर। हाँ जी, उसको तो थोड़ा सा लिहाज करते हुए अपने ओहदे का, अपने मर्तबे का, और वहाँ पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि मेरे बस में नहीं है अब और काम मेरे पानी मेरे सर से गुजर चुका है। मैं कौम से माजरत खा हूँ कि मैं इतने बड़े टूर्नामेंट में जिस पर सारी कौम की नज़रें थी, बोर्ड की नज़रें थी, पूरी दुनिया की नज़रें थी, मैं बैसियत खिलाड़ी, बैसियत कप्तान परफॉर्म नहीं कर सका। मैं 2 साल बाद भी पाकिस्तान के लिए कप्तानी नहीं कर सकता, तो मेरे लिए बेहतर ये। शेन वॉटसन ने क्रिकेट छोड़ी है ना, शेन वॉटसन ने छोड़ दिया, मैकलम ने छोड़ दिया, कितने ही क्रिकेटर पिछले, संगाकारा, जयवर्धना छोड़ गए, तो लाजमो मलजूम तो नहीं है ना। सर, वो जो छोड़ के गए हैं ना, वो क्रिकेट, वो खुद भी छोड़ गए और क्रिकेट के लिए बहुत कुछ छोड़ गए। क्रिकेट के लिए बहुत कुछ छोड़ गए ये लोग। मेरी तो समझ से बाहर है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी इसमें नहीं समझ आती कि एक आदमी फेल हो गया। यही आप वाली बात कि ये नदामत के अगर आंसू थे तो टपके कैसे भाई? तू ये बात कर, आके अपनी गलतियों को एडमिट करें। सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तानी टीम के साथ, अब क्या बात करनी, उसको एडमिट करो। आप ऑलरेडी कह चुके थे मैं रिटायर, फिर वो शुरू में चला गया कि इश्क हो गया, वो वहाँ से प्यार ज़्यादा और यहाँ से कम मिला, और फिर कश्मीर आ गया। वो तो सारे एक गलत बयान देने के बाद आपने उसको, उसका अजाला करने के लिए और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में, और हम गए क्यों हैं वहाँ? हम तो वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, हम क्रिकेट खेलने गए हैं। ये बातों में मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया। तू स्टार्ट विद पहला कदम ही आप देख लेना। हम तो क्रिकेट खेलने गए भाई, जाओ तगड़ा ग्राउंड में लड़ो, ग्राउंड की बातें करो, वापस आ जाओ, लेट द मैनेजमेंट डू हिज वर्क। अच्छा, फिर ब्रैडमैन याद आ गए। ब्रैडमैन से किसी ने पूछा जी कि आप इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं, हर दूसरे मैच में सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर देते हैं, आपके इंटरव्यूज़ क्यों नहीं आते? आपको आपके बयानात कम सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने कहा मेरा बैट बोलता रहता है। एग्जैक्टली। देखिए जी, प्लेयर जब तक आप ग्राउंड में इमरान साहब खेल रहे हैं तो आपको बैट और बॉल को ही बात करनी चाहिए, ज़ुबान से तो आप बात ही नहीं करते। आपको ये जो वापस उसी पे आते हैं न्यूजीलैंड पे, उसने वो इन चीज़ों पे नहीं पड़े। उन्होंने एक टीम को, ये जैसे आपने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हुई, उन्होंने एडमिट किया, सारा जोर इसी पे नहीं लगा दिया कि एनालिस्ट रख लो और ट्रेनर रख लो और फलां। उड़ना क्या है, वो कप्तान को लीडरशिप दे के एक अच्छा कोच बाहर बैठ गया, क्योंकि कोच का किरदार एक महदूद है, लिमिट्स हैं उसकी। अच्छा, उसमें होता है अगर बाज़ लोग ये कहते हैं कि कोच का लफ्ज़ थोड़ा सा, चूँकि वो एक साथ जुड़ा हुआ है, वो लगाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट में कोचिंग से ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और एक अच्छा प्लानर एक अच्छा कोच हो सकता है। एग्जैक्ट। देखिए जी, कोच ने गाइड करना है, कोच ने प्लानिंग करनी है, कोच एक उस्ताद, कोच का हर रंग है, उसने हर लिहाज से, और कैसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा इशू अगर कोई क्रिएट हो जाता है, वो भी कोच मैनेजमेंट से ज़्यादा, इसलिए बैक ऑफ द हैंड कोच होता है वो, इसलिए
कि प्लेयर का डायरेक्ट इंटरेक्शन कोच से होता है। अच्छा, थोड़ी सरफराज साहब से बात कर लें। सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और बड़ी शानदार बॉलिंग करते रहे हैं। इन दिनों इनके बयानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दीवारों में थोड़ी सी उनको हिलाए ज़रूर रखते हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अब शाहिद आफरीदी को भी आपने देख लिया है, पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस भी आपने देखी है। किस तरह से आगे जाया जा सकता है? क्या हम दोबारा वापस थोड़ी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? देखें, मेरे ख्याल में तो पैटर्न जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फौरी तौर पे एडॉक लगाएं और ये सारा बोर्ड का गंद निकालें। जुबान कई सालों से वहाँ जड़ा हुआ है। उसके बाद 5 इलिटेट जो मैं कहता था, ये आपके सामने रिजल्ट आया है। हाँ। जो क्रिकेट रन कर रहे हैं, हाँ। उसमें आपके सामने है। तो शायद यार जो बयान देख के फिर उखड़ जाता है। अभी मैच खत्म नहीं हुए तो वो कह रहा था वहाँ फॉर्म को कि जी एक्सपेक्ट ना करे कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। अभी 2 मैचेस बाकी थे। उसके बाद फिर ये सारे जो क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर लगा हुआ है इधर भाई, वो देखो रिजल्ट आते हैं, जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो क्रिकेट चला रहा है। ठीक। तो वहाँ बैठा हुआ है। इस तरह के ये जो लोग बैठे हुए हैं, नजम सेठी देखें जुआ ग्रुप लेके आ गया और मेरे खिलाफात इससे 1 साल से चल रहे हैं, 1.5 साल से कि जुआ ग्रुप को क्यों लाए हो। इसको मलक व्यू ने सलाहें दी हुई है और ये कहा है कि वसीम अकरम के बारे में कप्तानी से हटा दें और इसको क्रिकेट बोर्ड के नजदीक ना आने दें। फिर 3 लाख फाइन भी किया हुआ है। ये सारी चीजें देखते हुए जब आप गंद को रखेंगे तो गंद ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखें टीम में जो इख्तिलाफात बढ़ गए हैं, अफरीदी ग्रुप, यूनिस ग्रुप, ये आज से नहीं है, ये वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर जब से शोएब मलिक आया उसने मजीद गंद डाला है। अफरीदी किसी की बात नहीं सुनता, वो अपनी टीम बनाता है, सिलेक्ट करवाता है। तो इजाज बाट का जमाना ही अच्छा था, जिसने अफरीदी और शोएब मलिक को टीम से निकाल दिया था। उस वक्त टीम भी बेहतर चल रही थी, हालात भी बेहतर थे और टीम में इख्तिलाफात भी नहीं थे। उस वक्त यूनुस खान को कैप्टन बनाया गया, उसने T20 वर्ल्ड कप जीता और ये सारी चीजें कौम के सामने मौजूद हैं। ठीक है। उसके बावजूद आप फिर गंद रखा हुआ जी। अच्छा, आपके ख्याल में अब वसीम अकरम की आपने बात की है, वसीम अकरम अब ये तजावीज़ दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि डीन जोन्स को पाकिस्तान की टीम का कोच लगा दिया जाए। वसीम अकरम तो एक बहुत बड़ा बेशरम और उससे बड़े बेशरम क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं। इन कमीनों को चाहिए कि जो मैंने सेठी को दी थी कागजात, मतलब यूं के मैं ये पढ़ो और बगैरत ना बनो। ये इन बगैरतों को ये जो जुआरी हैं इनको दूर रखो। लेकिन वो खुद जुआ ग्रुप का आदमी निकला, उसने देखें PSL कराई है ताकि टीम ही ना बन सके। अब आप अपनी टीम बनानी थी तो एक कॉम्बिनेशन बनाते, कोई दूसरे मुल्कों के टूर निकाल लेते। जैसे सारी दुनिया में जो टीमें खेल रही हैं, इन्होंने एक दूसरे मुल्कों में जाके मैच खेले हैं, अपनी T20 की टीम को सामने लाए हैं। ये जुआ माफिया इधर देखें, वो जो इंग्लैंड का प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर, उसने बयान नहीं दिया कि कराची के इख्तिलाफात पड़ गया और जुए की बातें निकल आई। हाँ, वो रवि बुपारा ने कराची शोएब मलिक के हवाले से भी कहा था। रवि बुपारा ने PSL कहा है कि मैंने शोएब मलिक को कहा है कि मुझे बॉलिंग करने दो और उसने बॉलिंग नहीं दी। जब मैच हाथ से निकल गया फिर बॉलिंग दी है। ये देखें जुए की मामला तो। अच्छा सरफराज साहब, ये जुआ सिर्फ पाकिस्तान की टीम में ही होता है? दुनिया की दीगर टीमें भी तो क्रिकेट खेलती है ना? नहीं, दुनिया की देखें, डीन जोन्स जो है उसने जुआ किया ना, तो उसके जो इंग्लैंड की टीम ने उसको फौरी निकाल दिया। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल ने उसको कहा कि रिजाइन तो, वरना तुम्हारे ऊपर केस चलाते हैं। उसने टेस्ट क्रिकेट से रिजाइन दे दिया। इस तरह के अगर हालात आप चलाएं, आपके तो जुआ माफिया के लोगों को आप इंतजाम को कह रहे हैं कि कोच रख लें। ये देखें, इंतजाम को सजा हुई 1 लाख फाइन है और जुआ इसने किया हुआ है। ये सारे, और दूसरी बात देख लें कि इन जुआरियों के साथ जिन्होंने इनके ऊपर इल्जाम लगाए हुए हैं कमीशन में, मतलब जस्टिस के जो इंतखाब आलम है उसको मैनेजर बना दिया है। हारून रशीद ने इनके ऊपर गोलियां दी हुई हैं कि जुआ करती हैं, उसको सिलेक्टर बना दिया। ये तो कुरैशी की इंतहा कर दी है इन बेशर्मों ने क्रिकेट बोर्ड में।
ऑफिशियल ने। और ये तो उसको तो मैं कहता हूँ बूढ़ा हो चुका है, 80-85 साल का, उसको तो होश ही नहीं है कि मैं आज क्या कहता हूँ, कल क्या कहता हूँ। रोज उसका काम है कोई बयान देना शहर यार का। तो इन मुशर्रों के आगे हम क्या करेंगे, दीन बजाएंगे जी। अच्छा सरफराज साहब, अगर हम आपने पैटर्न की बात की है जो कि वज़ीर आज़म है, मुंतखब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो पैटर्न इन चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। नजम सेठी साहब और शहरियार साहब नामजद लोग हैं आइन के मुताबिक, जो नया आइन बनाया गया था। तो आपके ख्याल में अब प्राइम मिनिस्टर को खुद इसके ऊपर कुछ एक्शन करना चाहिए और सेठी साहब को और शहरियार साहब को घर भेजना चाहिए? नहीं, देखें आइन क्या बना था कि प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न है, ही विल नॉमिनेट 2 पर्सन। हाँ जी। अब वो 2 पर्सन कैसे, इस तरह ये इलेक्शन होती है, जमहूरी निज़ाम है कि 2 पर्सन हुकूमत नॉमिनेट करे और उसके अलावा कोई आ नहीं सकता। उसके अलावा फिर ये था कि जी अपना 4 या 6 आदमी इनके अपने मुलाजमतों के आएंगे, 6 आदमी या 4 आदमी हैं फिक्स, ये लेंगे गवर्निंग बोर्ड के। और भाई ये इलेक्शन से, ये तो दलालत मैं कहूँगा की गई है। आप इलेक्शन इस तरह कराते हैं। अच्छा, अब आपके ख्याल में अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी लानी है तो सबसे पहले तो एडहॉक लगा दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। ये देखिए श्रीलंका में नहीं लगा, आईसीसी ने चीखें मारी हैं, उन्होंने कहा हमें अपनी क्रिकेट ठीक करने दो, हमारे बोर्ड में चूहा भी है, सारी चीजें हमें ये पहले ठीक करने दो, उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। और आईसीसी खामोश हो गया। भाई पहले अपना घर संवारना है, उसका तरीका निकालें, एक एडहॉक कमेटी बनाएं, उसमें जो ईमानदार लोग हैं उनको रखें और उसमें क्रिकेटर्स भी रखें और ये इस तरह निजाम चलेगा। अच्छा सरफराज साहब, ये पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, आप वसीम अकरम का नाम देख लें, आप रमीज राजा को देख लें, आप शोएब अख्तर को देख लें, आप और कई क्रिकेटर्स इनके साथ और भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट, ये वर्ल्ड कप पे जाने से पहले सारे के सारे अफरीदी को बैसियत कप्तान सपोर्ट कर रहे थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी इनके कोई बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालात कभी नहीं रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि अब भी जब वसीम अकरम डीन जॉन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है रमीज़ किसी के लिए कोशिश कर रहे हो, आकिब जावेद का नाम भी पाकिस्तान की टीम की कोचिंग के लिए लिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इन सब लोगों को भी मुशावरत में रखना ज़रूरी है या फिर बोर्ड अपने फैसले खुद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है? नहीं देखें, रमीज राजा तो बेशर्म इंसान है। जिस आदमी ने वालदा का उसी शहर में होते हुए जनाजा ना पड़ा हो और लोग कहें कि वालदा का जनाजा पड़ा हो, उसने कहा मेरी बीवी नाराज होगी। दूसरी चीज, जब ये इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम थी, ये भी इंग्लैंड में था, जब वसीम राजा फौत हुआ उसकी शक्ल देखने नहीं गया, उसका जनाजा नहीं पढ़ने गया। इस आदमी की क्या बगैरत की बात करते हो? ये कौम को बताना चाहिए, आप अखबार में छापे, इश्तिहार दें कि ये इसकी असलियत है। और जो यूसुफ ने कहा है इसको फिर तुम स्कूल में आते अच्छा सैफ भैया, आप हमारे साथ फोन पर रहिएगा, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपसे इसी नुक्ते पर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। हमें टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, इन ग्रेट्स, फॉर्मर ग्रेट्स से मशवरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने चाहिए या फिर इनको जिस तरह से PSL का एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया वो भी साथ ही रहना चाहिए और उसके साथ साथ जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है उसके लिए भी इनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए, या फिर बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स आपके ख्याल में एडहॉक लगा दिया जाता है? अगर नहीं लगाया जाता तो इन लोगों को जो मौजूद हैं, या फिर एडहॉक लगाने के बाद जो आते हैं तो उनको अपनी सोच के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाने के लिए मौजूदा हालात के मद्देनजर बेहतर फैसले करना होंगे, या फिर इनको ऑन बोर्ड रखना बेहतर होगा? देखें, जो क्रिकेट की तबाही हुई है इनके होते हुए, तो इनको मजीद 2-4 साल और दे दें ताकि क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये रोजाना मैं बकवास सुनता हूँ इनकी कि जी हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं है। अब आप बताएं मुझे, 28 साल साउथ अफ्रीका किसी से क्रिकेट नहीं खेला, ना कोई टीम गई है और ना वो मुल्क से बाहर जाके खेले हैं। हम तो फिर मुल्क से बाहर हर दुनिया से खेल रहे हैं और उनकी क्रिकेट देखें, जब वो उस वक्त आए थे बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थी। उन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी किस्म का जी। और हम तो फिर होम सीरीज UAE में खेलते हैं और तमाम क्रिकेटिंग वर्ल्ड से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको तो ये भी नसीब नहीं हुआ 28 साल। तो ये बातें कर लीजिए कि होम सीरीज ये चीजें, और भाई होम सीरीज यही पीछे है और इसी तरह के पीछे UAE में है। आप बाहर के मुल्कों से क्रिकेट खेलें, दिल्ली खेले जाके। ये कहना कि होम सीरीज नहीं है, हमें नुकसान है, नुकसान किस चीज का? क्रिकेट आप खेल रहे हैं दुनिया हर प्लेयरों के साथ। तो मैं इस चीज से हैरान होता हूँ
कि ऐसे झूठ बोलने के लिए और अपना बचाव करने के लिए ये बात जो करते हैं, तो इस तरह तो ये बात क्या चलेगी। और युवा ग्रुप तो देखें अब हावी हो गया तमाम जुआरी जिनके ऊपर। नहीं तो आपके ख्याल में वसीम अकरम भी झूठ बोलते हैं? नहीं, वसीम अकरम तो बहुत बड़ा अपना मकार आदमी है। वो देखें इंडिया से माल खाता है, जाके जमीन राजा इंडिया से माल खाता है, शुएब अख्तर इंडिया से माल खाता है, और इंडिया के हक में इनके क्या बयानात नहीं आए। तो इनकी रोजी हिंदुओं के साथ है। और शुएब अख्तर देखें टीवी के वहाँ इंडिया में जाके पाकिस्तान की क्या बेइज्जती नहीं की। और जब इनको छितर लगी है और चेयरमैन वगैरह छेत्री को छितर लगी है तो इसे सब वहाँ से निकाले गए हैं, भाग के आ गए हैं। शुवाब का बयान पढ़ लें तो कुछ हफ्ते पहले उसने कहा कि ये सारे जो हैं ये इंडिया में पैसे की चमक से गुण गाते हैं। आपने पढ़ा होगा जी, वीरेंद्र सहवाग ने कहा था। ठीक है, वाले सफा था। और इनको शर्मों ने आगे से जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब नहीं दिया कि ये इंडिया इनका जाना बंद हो जाएगा। इंडिया से जो पैसा कमाते हैं और हिंदुओं का जो माल खाते हैं वो हिंदू इनका माल बंद कर देंगे। वसीम अकरम का देख लें, इसका बाप किडनैप कर लिया गया, इसने 50 लाख रुपया दिया, ये इंग्लैंड के अखबारों में छपा है और अपने बाप को बालजाब कराया, वापस लेके आया। ये ऐसे बेशर्मों से क्रिकेट बोर्ड में कैसे आते हैं मुझे समझ नहीं। लेकिन वो जुआ माफिया एजेंट बैठा हुआ है एक, जो जिसको पाक फौज ने लद्दाख करार दिया हुआ सेठी को, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इसको पकड़ा था एंटी स्टेट एक्टिविटी पे, वही साथी को लगा के साथ रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब। आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात और अपने जज्बात पाकिस्तान की हुकूमत तक पहुँचाए और पाकिस्तान की आवाम तक भी पहुँचाए। यकीनन इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को जो कि वज़ीर आज़म साहब मुंतखब वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, जिमखाना में बड़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है और ख़ुद क्रिकेट के शौकीन भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर यकीनन कुछ अच्छे इक़दाम उठाएंगे। सरफराज नवाज साहब की गुफ्तगू सुनिए आपने और उन्होंने वसीम अकरम रमीज़, उन्होंने ये कहा कि इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो बोर्ड पर एडहॉक लगाया जाए, एडहॉक लगाने के बाद अच्छे लोग लाए जाएँ और अच्छे लोग लाए जाने के बाद खुद बोर्ड फैसले करे कि करना क्या है। बात तो उनकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैं उनको बैक तो नहीं कर सकता, पर अभी दरअसल हमें देखना चाहिए कि हमारे असल में प्रॉब्लम क्या है। चले इंतज़ामी मामला जो बोर्ड के लोग हैं वो तो एक इशू चल रहे हैं, पर असल में प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो है ग्रास रूट लेवल पे। क्योंकि अगर आप कल शायद अफरीदी का भी देखें पोस्ट मैच इंटरव्यू जब उन्होंने दिया अपने उसके ख़त्म होने के बाद, तो उन्होंने भी इसी बात के जिक्र किया है, क्योंकि कुछ हद तक सही था। उन्होंने ये कहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से हम लोगों को यही प्रॉब्लम चल रही है कि हमारी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट नहीं चल रही, हमारी डोमेस्टिक सर्किट है वहाँ पे क्रिकेट नहीं चल रही। अच्छा, वैसे वो खुद भी पिछले मेरा ख्याल है कई बरस से कोई एक 4 डे मैच नहीं खेले, खुद भी नहीं खेलते ही नहीं है। हालांकि T20 हमारा इतना बड़ा इवेंट होता था जो पाकिस्तान 4 डे क्रिकेट उनको पता नहीं, शायद उन्होंने कब खेली हो, एक आध मैच पिछले दिन वो यहाँ पे खेलने के लिए जरूर आए, लेकिन 4 डे क्रिकेट वो खुद नहीं खेलते। 4 डे क्रिकेट नहीं, उन्होंने T20 भी पाकिस्तान में बड़े अच्छे से नहीं खेली, तो वो तो एक है। और उन्होंने जो बात की है वो कुछ हद तक काफ़ी सही थी कि एक तो ख़ास तौर पे स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट दोबारा शुरू होनी चाहिए, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप जाएं तो ज़्यादातर स्कूल की बिल्डिंग मिलेंगी आपको, ग्राउंड बहुत कम स्कूलों के, और इस लेवल पे क्रिकेट हो नहीं रही। उसके अलावा इस वजह से ज़्यादातर लोग क्रिकेट में आ भी नहीं रहे। एक ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग होते थे। ये तो एक चीज़ तय है ना जी कि अगर आपकी स्कूल, क्लब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्रिकेट होगी तो आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स भी आ सकते हैं और कंपटीशन लेवल भी आपका बढ़ सकता है। इसकी ये बिला वजह बात नहीं हो रही। पाकिस्तान की 60s, 70s, 80s में क्लब, कॉलेज, स्कूल क्रिकेट और यूनिवर्सिटी क्रिकेट बड़ी मजबूत हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमारी टीम में वो रिफ्लेक्ट करती थी। जितना मर्जी आप लोग कह लें, हमारे पास एक आ जाता है, वो होता नहीं आउटस्टैंडिंग टैलेंट निकल आता है, वो टीम में चला जाता है। हम लोग इस मामले में लकी हैं खासतौर पर बॉलिंग में, पर बैटिंग में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि आप हमारी बैटिंग पिछले 5 या 6 साल से रिफ्लेक्ट या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास ओपनर्स नहीं आ रहे सही तरह, मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर हम डोमेस्टिक सर्किट में भी जाएं तो एक ही तरह के लोग सर्कल किए जा रहे हैं। अगर हम इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास अभी है ही नहीं कोई नेक्स्ट लेवल ओपनर्स, इतना हद तक कि सलमान बट जो कि 5 साल बाद वापस आ रहे हैं उनकी जगह बनती है टीम में, अगर आप देखें। और उन्होंने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। कहने का मतलब ये है कि इस 5 साल में कोई बैट्समैन ही नहीं आया, ओपनर बना ही कोई नहीं। और आप देखें तो नहीं है। अगर आप मुझे जाएँ, हमने कवर किए मैचेस, हमने देखे हैं, डोमेस्टिक सर्किट सारा कवर किया है,
कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपनर पाकिस्तान की हमें डोमेस्टिक सर्किट में नहीं नज़र आया। खुर्रम मंजूरी है, शर्जील खान ही है, मुख्तार अहमद है, या आप कहें अनवर अली को ओपन करा लें, या पुराने प्लेयर लें कामरान अकमल ओपन करें, हमारे नेक्स्ट लेवल या कोई ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग टैलेंट नहीं बना। और इसका मसला मकसद क्या है, क्योंकि हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स नहीं है, या कोई यंगस्टर्स या जिन्हें क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए वो नहीं आ रहे, और वो कोई और प्रोफेशन चूज़ करें, जिसकी वजह से हमने सफ़र करें, और ये आता है आगे जाते जाते बॉलिंग में भी ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे ऐसे क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी जो हमें नज़र आ रहा है। असल में वर्किंग इस पर करनी चाहिए। ऊपर के लेवल पे जो लोग हैं जो खेल रहे हैं वो एक अलग मसला है, पर ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे काम करना। अच्छा, दो चीज़ें इसमें, स्कूल, कॉलेज, क्लब और यूनिवर्सिटी, ये तो बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती सतह पर इसके लिए इकदाम किए जाने चाहिए, लेकिन जो क्लब क्रिकेट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम क्रिकेट है, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट आती है, ग्रेड 2 क्रिकेट आती है, जिसमें आपकी अंडर 19 की क्रिकेट आती है, अंडर 16 की क्रिकेट आती है, डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट आती है, जितनी भी क्रिकेट आती है, ये सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। अगर स्कूल तलीमी इदारों में क्रिकेट नहीं हो रही, तो वो तो हुकूमत से बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाहे बगाहे करती रहनी चाहिए कि आप इसके ऊपर भी तवज्जो दें। यहाँ जो मामला उसका एक रीज़न है ना, तलीमी इदारों में या इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पहले होता था लोग इसे एज ए प्रोफेशन लेते थे, और अगर जाते भी थे तो सर्किट में कुछ हद तक आपको नज़र आता था कि पैसे हैं या कुछ है। अब पैसे बिल्कुल नहीं है। एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सर्वाइव नहीं कर सकता। आप अगर उनकी इनकम देखें तो आजकल के ज़माने में ही कान सर्वाइव। तो बोर्ड को इतना तो एटलीस्ट चाहिए कि कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप लाएं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स करें या कुछ करें, पर पैसे होने चाहिए ताकि एक बंदा प्रोफेशन चूज़ करे। अगर आप अगर मैं और आप बैठे हैं और हमारे बच्चे को हम क्या क्रिकेटर बनाना है, तो हम किस तरह बना सकते हैं? वो प्रोफेशन तो नहीं चूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि 11 बंदों ने पाकिस्तान टीम में खेलना है, पैसे आपको वहाँ जाके मिलते हैं, आप डोमेस्टिक सर्किट में कोई पैसा ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको इसलिए भी चूज़ नहीं करते या आते नहीं है हमारे क्लब लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे कि उनको पैसे नहीं मिलते। अच्छा, हमें ओवरऑल चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक और वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से और न्यूजीलैंड का ने जो आज मैच जीता है, एक और न्यूजीलैंड की क्रिकेट की जो मजबूती आई है उनमें, और जो उनकी क़ुव्वत बढ़ रही है और मुसलसल फतवात हासिल कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। फिर हम बात कर रहे हैं क्रिकेट जुनून में वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। ग्रास रूट लेवल की बात इन्होंने की है। दोबारा न्यूजीलैंड के ऊपर आ जाते हैं। मैकलम के जाने के बाद मैकलम के होते हुए ये तो बात ठीक है ना कि एक कप्तान ने साइकिल चेंज की, लेकिन हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि उनके पास प्लेयर्स भी इतने ज़रूर आए हैं जिनकी वजह से कोच के लिए भी आसानी पैदा हुई है। अगर कोच प्लान देता है तो खिलाड़ी भी इतनी जान ज़रूर रखते हैं कि कम से कम कोच को भी कुछ वापस कर दें। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कोई भी प्लान करने से पहले आपको उस तरह के खिलाड़ी आपके पास होने चाहिए। हाँ। मिसाल के तौर पे अब इसी कोच को, इसी मैकलम को अगर आप जिम्बाब्वे में भेज दें तो वो अपनी टीम को जो उसके पास खिलाड़ी हैं उनको मद्देनज़र रख के प्लान बंदा बनाता है। ये नहीं करता कि ओवर एम्बिशियस हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं। फिर उन्होंने ये जो अपने लड़के तैयार किए हैं, गुप्तल किया है, फिर ये विलियम्स जो आया है, विलियमसन, रॉस टेलर ने अपनी पूरी गेम चेंज की है। बड़ा पुराना खेल रहा है मगर ये भी अब अटैकिंग प्लेयर, फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, बेखौफ खेलते हैं वो क्रिकेट, हार का उनको कोई फिक्र नहीं। फिर उन्होंने यहाँ से आने से पहले एक सरफराज नवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये टीमें तैयारियों में लगी हुई थी इस वर्ल्ड कप की, और हम तैयारियों में थे PSL या कोई और, वो भी मतलब फोकस हमारा नहीं था वर्ल्ड T20। एग्जैक्टली हटा हुआ था। फिर हमारे सिलेक्टर साहब के बयानात आए, हमारे कप्तान के बयानात आए कि हम अब तजर्बे कर रहे हैं, फिर बयानात आए अब तजर्बे नहीं करेंगे। पूरा साल ही कहते रहे हैं। तो ये सारा साल चलता रहा और एंड में जाके हमने PSL से आखिरी दिनों में नवाज को उठाया और खालिद लतीफ को उठाया, शर्जील को, मोहम्मद शमी जो उससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। हाँ, तो ये अब हर चीज़ सामने। अब मुझे कई दफ़ा बड़ी हैरानगी होती है, फैक्ट फाइंडिंग कोई भी कमेटी होगी तो वो क्या फैक्ट फाइंड करेगी? भाई ये तो सारा मीडिया ने तो आपके सामने रख दिया हुआ है पिछले 3 साल। आप नहीं लिख रहे कितनी देर से फरीदी का ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब जब हो गया है तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यही आके बताएगी ना। इसी जगह पे मेरा ख्याल इधर आमिर नज़ीर साहब बैठे हुए थे और आमिर नज़ीर ने कहा कि अगर आपने, मतलब अब तो लगता है कि उन्होंने सही बात कह दी थी 6 महीने पहले, उन्होंने कहा कि अगर आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है, अच्छा खेलना है और अगर आप जीतना है तो आप 2 फास्ट बॉलर सिर्फ लेके जाएं, 4 स्पिनर्स आप लेके जाएं। अगर आप इंडिया में वर्ल्ड कप अच्छा खेलना और जीतना चाहते हैं तो ये 6 महीने पहले की बात है। देखिए बिल्कुल, अगर आमिर को ये चीज़ पता है, वो फोर्स ही कर रहे हैं ये चीज़ें, तो जो इमीडिएट बॉस हैं या इमीडिएट
हमारी प्रॉब्लम सर जी ये है कि आपको पता नहीं होता कि आपका कोच कहाँ से आ जाता है, आपके प्लेयर कहाँ से आ जाते हैं, वो क्या कॉम्बिनेशन होगा, प्लेयर का ट्रस्ट क्या होगा। आज मुझे बताएं मुश्ताक किस तरह आ गया और किस तरह चला गया, अजहर महमूद किस तरह आ गया और किस तरह चला गया, ये मुझे कोई ये थ्योरी बता दे कि ये क्या हुआ, भाई क्यों आ गया अजहर महमूद, क्या हुआ अचानक टीम में। तो ग्रुप बाजियां हैं या कि एक बहुत बड़ा कोच मिला किसी जगह पे तो उन्होंने कहा भी फौरन खिलाड़ी मिला नहीं, कोच मिल गया। वही मैं कह रहा हूँ। फिर अब कोई इस वक्त कह रहा था कि विव द ग्रेट विव को ले आओ, और विव ने एक दो हाथ ऐसे मारे टक किधर को टक किधर को, ना कहने विव ने कोच ला दो जी, यार ये कोचिंग है। ये सारे खुशियों में वादे कर रहे हैं और गुस्सों में फैसले कर रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अब वो हसन निसार ने कहा था ना, जो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है लुटेरों के सब ठिकानों का। तो ये जो भी वहाँ बैठे हुए हैं पता है हर चीज़, करना क्या है, नीयत अगर साफ हो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमायों ने बात की कि स्कूल कॉलेज है, कि स्कूल कॉलेज का तो पहले होती थी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर स्पोर्ट्स की वो होती थी, तो क्रिकेट हर लाजम मलजूम थी। अब इन्होंने जब से लहदा की है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको हुकूमत से रिव्यू करना चाहिए, मगर जो पीसीबी का काम है, जो हम लोगों का पीसीबी का जो काम है वो ये अपनी क्लब क्रिकेट ठीक करे, अपनी सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट ठीक करें, अपनी और भी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप इससे भी ऊपर चले जाएं, चले ना करें इसको, ये बहुत आप अगर बड़े लोग कहते हैं ग्रास रूट, इससे ऊपर क्या है, फर्स्ट क्लास और इंटर रीजन और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसका आप हाल देख लें। उसके ये जो हमारी बात कर रहे हैं पैसे की या उसकी फैसिलिटाइज की, जब आप दूसरे होटल में जाते हो तो वो एक प्लेयर को मैंने कहा ना, वो मुझे बार बार कही जाएगी सारी रात मच्छर लड़ते रहने, तो मैंने आखिर सड़के कहा, मैं कहा यार तुझे उड़ा के तो नहीं ले गए, कहता जी उड़ा के ले जाना सी, थले खटमला ने फड़िया हुआ। ऐसी जगहों पे भी रहते हैं ये फर्स्ट क्लास प्लेयर। फिर ये वहाँ से आके जब अचानक एक्सपोजर मिलता है वहाँ का, तो वहाँ में एडजस्ट होना ही इतना आसान, उड़ जाते हैं। ये हमें यहाँ सारा डोमेस्टिक पे और क्लब क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी लाइन है, उस पर हम चल नहीं रहे। डिपार्टमेंट में शुरू से आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, ये दो सिस्टम पैरेलल चला रहे हैं, ये चलने नहीं दो, एक को कभी ना कभी सूनर और लेटर आपको पीछे करना पड़ेगा। आपने एक दफ़ा कहा मुझे कोई तीसरा रास्ता, वो हम बार बार निकाल रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स के आपकी वनडे नीचे जा रही है और 2020 नीचे जा रही है, तमाम डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंट वनडे करवा दें, 10 वनडे वो खेलें। फर्स्ट क्लास स्टेटस सिर्फ रीजन्स का हो, जिसमें ये सारे शुएब मलिक मतलब एबटाबाद का यूनुस खान है वो मेरी तरफ से खेले, जुनेद खान है वो एबटाबाद से खेले, यासिर शाह है वो एबटाबाद से खेले, अपकमिंग उनके साथ 7-8 लड़के हैं। अच्छा ये आपके ख्याल में जो 4 डे क्रिकेट है वो रीजन्स की होनी चाहिए, और जो T20 और वनडे है, नहीं T20 और वनडे इनको भी उसके 2 करवा देना टूर्नामेंट, डिपार्टमेंट को भी दे दें, क्योंकि वो हम बहुत नीचे चले गए इन 2 फॉर्मेट में। इसके लिए इसको आप डिपार्टमेंट और अपना जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटर डिपार्टमेंट कराएं, उसमें ये सारे स्टार प्लेयर खेलें, इनको नौकरियां भी मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन फर्स्ट क्लास स्टेटस अगर ये दोनों ये चलते रहे तो ये चूं का मुरब्बा रहेगा, ना वो सही हो रही है ना वो सही हो रही है। दोनों में मसाइल हैं, दोनों पैरेलल, बड़ा मुश्किल है ये चलना। आपकी क्या राय है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने खासी कवर की है, हुमायूं के ये जो हमारा फर्स्ट क्लास का निज़ाम है, जिस तरह से शाहिद अनवर ने कहा है कि एक तो जो फर्स्ट क्लास है वो इंटर डिपार्टमेंट हो जानी चाहिए वनडे और T20 महकमों की, और जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है 4 डे क्रिकेट है वो आ जानी चाहिए रीजन्स के ऊपर। थोड़ी सी बात आखिरी कर दूं कि उसके बाद ये हो गई, मिसाल के तौर पे ये कर लें, वनडे उधर कर दिए, रीजन भी खेलेंगे वनडे, लेकिन डिपार्टमेंट को उनको भी अकोमोडेट करना है साथ, उनको रखना है साथ। बिल्कुल। अब ये डिपार्टमेंट के हो गए 13 रीजन्स हैं पूरे मुल्क में फैले हैं, सबकी तगड़ी टीमें बन जाएंगी, कोई क्वांटिटी नहीं होगी, क्वालिटी प्लेयर होंगे। उसके बाद जो इमरान खान एक बात करता है वो सारी उम्र टॉप के 6 रीजन कर दें, नहीं रीजन ना करें, उसके बाद 100 लड़के वहां से निकल आएंगे, उसकी 5 टीमें बन जाएंगी जैसे PSL की बनी है, ठीक है, पेंटेंगुलर जैसे होता है पेंटेंगुलर, उसका वो हम खेलते रहे हैं, वो इमरान खान बात करता है। इसके बाद वो एक टूर्नामेंट 5 टीमों का आपका क्रीम का हो जाएगा, सीधे लड़के निकल आते हैं, 5 ओपनर पड़े होते हैं जी, इसने 1000 किया, इसने 900 किया, इसने 800 किया, किसको चांस देना।
तो ये बिल्कुल पेंटेंगुलर कप भी होना चाहिए। हाँ जी, पेंटेंगुलर भी होना चाहिए। नहीं, डोमेस्टिक सीजन मैंने सारा कवर किया है और उसके अंदर आप देखें कि पिछले 3-4 साल से जब मैं कवर कर रहा हूँ, एक ही टीम है जो ज़्यादातर SNGPL SNGPL और उसमें सारे पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं। बाकी टीमों में बहुत फ़र्क है उनमें और बाकी टीमों में बहुत फ़र्क है। और अगर आप वुमेन टूर्नामेंट भी मैंने कवर किया, उसके अंदर भी देखें तो ZTVL, जिसके अंदर 10 पाकिस्तान वुमेन टीम की प्लेयर्स खेलते हैं। बाकी क्या सीखेंगे जब एक ही टीम में सारे लोग आ जाएंगे और ऐसे SNGPL। अब UBL ने भी वैसे खासे प्लेयर्स ले लिए पर लिए तो हैं, पर अभी प्रेजेंटली आप देखें तो SNGPL के अंदर पास बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो एक तो ये अगर आपने डिपार्टमेंटल सिस्टम चलाना ही है, एक तो कोई रूल बनाए, स्कैटर्ड होना चाहिए। एक ही डिपार्टमेंट के सारे लोग अगर आपकी टीम में खेलेंगे तो कंपटीशन कहाँ पे आएगा। और दूसरा मेरा भी ये ख्याल है कि ज़्यादातर रीजन आना चाहिए। रीजन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो जिस रीजन से आता है वो उसको रिप्रेजेंट करे और उसको रीजन चेंज करने की इजाज़त भी ना हो। क्यों? क्योंकि तभी कंपटीशन आएगा। अगर आपको पता हो कि यूनुस खान को एबटाबाद से जगह नहीं मिली, वो जाके लाहौर से खेले, तो फिर फ़ायदा ऐसे सबको चांस नहीं मिलेगा। सबको अपने रीजन में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जैसे आप PSL की एग्जांपल ले लें, जैसे कि PSL की टीम में देख लें, कराची की टीम में कितने लोगों ने कराची को रिप्रेजेंट किया, लाहौर की टीम में कितने लोगों ने लाहौर को रिप्रेजेंट किया, इवन पेशावर की टीम में कितने लोगों को पेशावर ने रिप्रेजेंट किया। कुछ नहीं किया, आप सब सारे लोग स्कैटर्ड थे। इससे ये या फिर आप रीजन्स के आपको पेशावर का नाम रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप कोई और नाम रख लें। आइडेंटिटी नहीं बनती ना। अगर रीजन के लोग खेल ही नहीं रहे तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी। तो ये कोई इतनी बड़ी फखर की बात नहीं थी कि आपकी ये टीमों के नाम है। आप उस टीम के ग्रासरूट लेवल से प्लेयर आने चाहिए थे, खेलने चाहिए थे, या यही रूल होना चाहिए था कि एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए रीजन के प्लेयर। ठीक है। और ये कोई रूल नहीं था। तो हमारे रीजन की क्रिकेट को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि रीजन की क्रिकेट करें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप इसी 1 डे या T20 फॉर्मेट में कर दें, पर 4 डे क्रिकेट हमेशा रीजनल होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन। लेकिन शायद अनवर साहब, रीजन्स के ऊपर सबसे बड़ा जो एक इल्ज़ाम आता है और तनकीद होती है वो ये है जी कि रीजन्स की वजह से क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर नहीं हो रही। सर, सब्जी मंडी में बम फट जाए तो सब्जी मंडी तो नहीं बंद करेंगे, उसका उपाय करेंगे कि यार ये किस तरह इसको हमने सही करना है, किस तरह सही करना है। वो क्यों नहीं कर रहे हम? आपका अपना अपॉइंट किया हुआ कोच वहाँ मौजूद है जिसको आप तनख्वाह पे रखा हुआ है, आपने महीने की उसको तनख्वाह देते हैं, वो आपका बंदा है, तो आप अपनी सारी पॉलिसी लगा सकते हैं वहाँ। वो क्यों नहीं लग रही? ये जो वीकनेस मेरी है वो मैं डाल दूँ कि जनाब वो रीजन, ये हर रीजन ऐसा नहीं है, बहुत से रीजन हैं। अब इस साल इन्होंने जो क्वालिफाई राउंड किया सारे रीजन सिंसियर थे। एक आधे कोई लड़के की कोई 19-20 कर रहे थे, मगर सारे रीजन सिंसियर थे। PCB ज़रा सा स्टैंड ले, अपने कोच को पावर करे, अपने सेलेक्टर्स भेजता है, तो ये तो मतलब मेरिट का ही रफड़ है ना, वो आराम से हो सकता है। पहले भी अच्छा, आपके ख्याल में ये कोई इतनी या फिर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है कि रीजन्स को बहुत ज़्यादा उनकी मोनोपोली है, या वो बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं, या फिर बोर्ड के ऊपर कब्जा करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन खेल नहीं करवाते? सर, अच्छे बुरे हर जगह हैं, इसमें तो कोई हेड हंटिंग तो आपको करनी पड़ेगी बोर्ड के अंदर। वहाँ तो वो इलेक्ट होके आते हैं, वो जैसे भी हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। आपने उनको अपनी पॉलिसी पे चलाना है ना। मतलब आपने उनको पॉलिसी। सर, अंपायर आपके, मैच रेफरी आपके, सिलेक्टर आपके, कोच वसाइल आपके, वसाइल पैसा आपका, और वो आपको डोमिनेट करते हैं। ये मसला की एक बात है, इसको तहकीक करनी पड़ेगी कि कौन किसको कर रहा है, या दोनों एक दूसरे को पैम्पर तो नहीं कर रहे। ये कोई मसले और है, बिल्कुल सीधा सीधा काम है। बोर्ड अपना जैसे पहले होता था, वो अपना स्टैंड लेगा, ठीक है, जेन्युइन आदमी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और उसको सपोर्ट करे, और वो चाहे अपना हो या गैर हो, उसका एहतसाब अकाउंटेबिलिटी भी उसी तरह करे। अच्छा जी, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच पे आते हैं। हुमायूं 145 रन स्कोर किए आज। कैन विलियमसन ने फिर 42 रन स्कोर किए हैं आज। उन्होंने गप्टिल नहीं है आज के मैच में, लेकिन इसके बावजूद इनका जो लोअर मिडल ऑर्डर था और मिडल ऑर्डर में 1-2 बल्लेबाज रन नहीं कर पाए, लेकिन 145 रन ऑन बोर्ड करने में ज़रूर कामयाब हुए। उसके जवाब में उन्होंने 70 रन पर ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म किया, कहीं कहीं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अच्छा किया, लेकिन इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आज के मैच में वो बिल्कुल सिर्फ 3 खिलाड़ी उनके डबल फिगर्स में जा सके, जिसमें मोहम्मद मिथुन साहब हैं और सबीर रहमान, और नीचे उनके 16 रन बनाए हैं एक प्लेयर ने, गालिबन 16 रन। हाँ जी, ये ओवरऑल बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल ये जब मैच शुरू हुआ था, इसके पिच के बारे में ये कहा जाता है काफ़ी स्लो है, बॉल काफ़ी रोक के आ रहा है, तो पिच काफ़ी डिफिकल्ट थी बैटिंग के लिए। तो गिवन डैट न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी बैटिंग की इस पिच पे। 145 बहुत ज़्यादा अबव पार स्कोर था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 145 पे स्कोर होगा। एक तो न्यूजीलैंड ने स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा किया, दूसरा बांग्लादेश की चेस में शुरू से उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि ये पिच वैसे ही कंसिडर की जाती है बहुत डिफिकल्ट है।
तो अगर आप आज की परफॉर्मेंस से देखें तो बांग्लादेश तो बिल्कुल कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाया, बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कर पाया, उनके बॉलर ने 5 विकेटें ली है, पर उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान के 4 ओवर्स में 22 रन 5 विकेटें 5 विकेटें उन्होंने ली, पर उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा नहीं था। न्यूजीलैंड के लिए बड़ी अच्छा साइन था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है इस वर्ल्ड कप में ये वाहिद टीम है जो चारों मैच अपने चारों डिफरेंट ग्राउंड में खेली है, और अब इनका सेमीफाइनल मैच 5वां डिफरेंट ग्राउंड होगा, तो इनको एक भी ग्राउंड रिपीट नहीं और हम 3 मैच एक ग्राउंड में खेले थे कलकत्ता में। और वो उनके कैप्टन की जब इंटरव्यू ले रहे थे वो कहता आपने पे 2 टॉप के फास्ट बॉलर बाहर बैठाए हैं, उन्हें कब चांस मिलेगा। तो उनके कैप्टन ने यही कहा कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको चांस कब मिलेगा, पर कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम हम जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाएंगे और पिच को रीड करके हम लेंगे। तो अभी उनका स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा अच्छा जा रहा है, सोदी और सेंटनर के साथ कभी कभी मैकलम को ले आते हैं तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है। आज मैकलम ने 2 ओवर्स में 6 रन दिए सिर्फ और एक विकेट लिया, और उसके अलावा सोदी ने 3.4 ओवर में 21 रन दिए और 3 विकेट लिए। कभी सेंटनर चलते कभी सोदी और ग्रांट एलियट ने भी 12 रन के ओवर 3 विकेटें उड़ा ली आज। तो फास्ट बॉलर का तो जगह बन नहीं रही, और ये वह टीम है जो कि अपना अगर आप कहें और देखें और अब आपको नज़र भी आ रहा है कि ये होमवर्क करके आई हुई है, और ये हर टीम ने अपनी पिच और उन्होंने रीडिंग के हिसाब से अपनी टीम बनाई हुई है। तो एक तो ये बात हो रही है, दूसरा इस वर्ल्ड कप को आप देखें बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हो रही है इस वर्ल्ड कप में कि काफ़ी चांसेस ये हैं कि सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हो रहा है और शायद सेमीफाइनल के लिए सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम क्वालिफाई ना करे। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएंगे, वहाँ से आज अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड क्वालिफाई कर देंगे, सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम सेमीफाइनल में होगी, और ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात होगी गिवन डैट के आउटसाइडर की टीम ने आके सिचुएशन को इतनी अच्छे से रीड करके सारी टीमें सेमीफाइनल में। आप ये देखें कि ये मेरा ख्याल है ट्रेंट बोल्ट भी न्यूजीलैंड की है ना, ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी भी न्यूजीलैंड की और उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, और हम 4 फास्ट बॉलर के आगे जा रहे हैं यार। वैसे एक अजीब बात नहीं हुई यार, कह रहे हैं। और वो खाली 2 फास्ट बॉलर हैं, ये भी देखें उन्होंने अपने जो स्ट्राइकिंग ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी उनके विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं, और कप्तान उनका कह रहा है जी जब हम कॉम्बिनेशन में आएंगे तो डाल लेंगे। हम 4 फास्ट बॉलर हर मैच में लगाई जा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, कोई जेन्युइन स्पिनर भी नहीं लेके गए, कोई जेन्युइन स्पिनर भी नहीं लेके गए। कोई इंडिविजुअल उनको मैटर नहीं कर रहा, उनको अपने टीम गेम है ये और टीम मैटर कर रही है और उन्हें उसी तरह खिला रहे हैं। हमारे ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको खिला लिया, इसको बाहर कर लिया। भाई परफॉर्मर खिलाओ, ऊपर से 4 आप वो खिला रहे हो फास्ट बॉलर जो किसी को अच्छा वैसे पिच स्लो है और मोहम्मद शमी के 4 ओवर पूरे हैं, शोएब मलिक को एक भी गेंद नहीं कराया कप्तान ने, कमाल करते हैं। फिर कहते हैं जी टीम में ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग का शख्स आना है कि आप बॉलिंग कराएं ना, आपको पता ही ना लगे पिच पे हो क्या रहा है। हाफिज साहब जब टीम हमारे सामने है, जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी वो यही थी कि हमने कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं लेके गए। हालांकि जुल्फकार बाबर की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी PSL में, एटलीस्ट एक तो हमें लेके जाना चाहिए था। उस पिच पे जुल्फकार बाबर जाते तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना था। इमाद वसीम जेन्युइन स्पिनर नहीं है, ही इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, असल में वो बैट्समैन है। दूसरा नवाज जो हम लेके गए वो भी एक असल में मतलब जेन्युइन स्पिनर उनमें से कोई भी नहीं है। 3 सेंचुरी है उनकी फर्स्ट क्लास में, आप उन्हें स्पिनर कह के लेके गए। असगर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ताज्जुब की बात यह है कि वो शायद अफरीदी की टीम में खेलते थे असगर, पेशावर जन्मी से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। एक तो सिलेक्शन नहीं समझ आई हमें किस बेसिस पे हुई है, और आप स्पिनर को क्यों नहीं लेके गए, इसका कोई समझ नहीं आया जी। मैकलम ने 2 ओवर्स में 6 रन दिए, एंडरसन के 2 ओवर्स में 7 रन बने, सेंटनर के 3 ओवर्स में 16 रन बने, मैकलिगन के 1 ओवर में 3 रन 1 विकेट इन्होंने भी लिया। ग्रांट एलियट और सोदी ने 12 और 21 रन दिए 4 और 3.4 ओवर्स में, और बिलतरतीब इन्होंने 3 विकेटें इन्होंने भी हासिल की हैं। न्यूजीलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी टीम और सबसे मुनासिब और सबसे बैलेंस टीम नजर आ रही है। उनकी कारकर्दगी और उनके नताइज मजमुई और इनफरादी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि वो बड़ी भरपूर किस्म की तैयारी के साथ और मनसूबाबंदी के साथ आए हैं, और भारत पहुँच कर भी उन्होंने अपने जो पेस अटैक है बिल्कुल आंखें बंद करके उनको ऊपर यकीन नहीं किया, बल्कि जहां पर उनको महसूस होता है कि उन्होंने किस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए वो उसको डालते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि उनकी प्लानिंग के ऊपर उनके खिलाड़ी भरपूर तरीके से अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैच भी इस वक्त जारी है। दूसरे मैच के अख्ताम पर अब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ मोहम्मद इमरान क्रिकेट जुनून की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। हुमायूं नज़ीर साहब और शाहिद अनवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11 बजे दोबारा मुलाकात होगी।